आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो हमें तीन चीजों को पे क्लियर करना है। परकशन, वाइब्रेशन एंड शेकिंग। तीनों को हम एक एक करके समझेंगे क्या होती है। सबसे मेजर बात, डिफरेंस क्या है, किसको कब यूज करना है। आता सब है, लेकिन कंफ्यूजन वही रहती है कि किसको कब यूज करें, है ना। कौन सा बेस्ट मेथड है, किस तरीके की। बेस्ट देखो, खराब तो कोई नहीं होगा, पढ़ी इसलिए रहे, अगर खराब होता तो क्यों पढ़ा रहे। तो अच्छे सब है, लेकिन बेस्ट क्या रहेगा एट अ मोमेंट। अच्छे सभी होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर आप जिस सिचुएशन में, उस चीज में सबसे बेस्ट क्या है। तो आज हम समझेंगे, ठीक है। हमारी कौन सी सीरीज चल रही है, अगेन हमने कहा था हमारी जो अभी सीरीज चल रही है वो टेक्निक ऑफ पीटी इन ईयरवे क्लियरेंस। क्या चल रहा है, पीटी इन ईयरवे क्लियरेंस हमारा टॉपिक अभी चल रहा है। इसमें मैंने आपको ये पहले भी बताया था, ईयरवे क्लियरेंस टेक्निक करके चल रही है, जिसमें हम, देखो मैंने आपको जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तीन टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से कर चुके हैं। फर्स्ट हमने ऑटोजेनिक ड्रेनेज करा था, देन हमने पोस्टीरियर ड्रेनेज करा, फिर एसीबीटी करा। एसीबीटी के अंदर हमने उसके तीनों समझे थे, डीबीएक्स भी समझा था, एफईटी भी समझा था, है ना, ब्रीथिंग कंट्रोल भी समझा था। तीनों फेज को अच्छे से हमने ये पूरा मतलब ओवरऑल कवर करा था। आज जो हम समझने वाले, क्योंकि हम बोलते थे एसीबीटी पोस्टीरियर ड्रेनेज के साथ आप एसीबीटी दे सकते हो, पोस्टीरियर ड्रेनेज के साथ आप परकशन वाइब्रेशन दे सकते हो, एसीबीटी के साथ परकशन वाइब्रेशन दे सकते हो, है ना। तो हम बहुत बार सबके साथ इसको दे रहे थे। आज क्या है, इसको हम समझ लेते। जब मैंने ऑटोजेनिक पढ़ाया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि मोस्ट कॉमनली ये सब अलग ही अलग आते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ये सब किसके अंदर आते हैं, तो ये सब आते हैं हमारे किसके अंदर, ईयरवे क्लियरेंस टेक्निक के अंदर, है ना। पीटी इन ईयरवे क्लियरेंस टेक्निक। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में, पीटी इन ईयरवे क्लियरेंस टेक्निक, तो फिर आप क्या करोगे, है ना। ईयरवे क्लियरेंस टेक्निक क्वेश्चन बन के आ जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूरा बड़ा। मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि उसके पार्ट्स ही आएंगे, जैसे पोस्टल ड्रेनेज, ऑटो ड्रेनेज, लेकिन मैंने कहा था ये भी आ सकता है। आएगा तो फिर आपको सब लिखना पड़ेगा। तो पहले आपको ईयरवे क्लियरेंस टेक्निक को भी समझाना पड़ेगा। फिर अगर 14 मार्क्स में आता है, तो 14 मार्क्स में लगभग हमको 6 to 7 पेज लिखने होते हैं, जिसमें हमारे 1 से 2 पेज होते हैं वो इसी बात में समझाने में जाते हैं कि ईयरवे क्लियरेंस टेक्निक क्या है, फिर उसके बाद इसके इंडिकेशन क्या है, प्रिकॉशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। जब आप 2 पेज इसमें निकाल दोगे, उसके बाद पेजेस बचे कितने, 4 से 5। उसके बाद हर पेज आप एक टेक्निक को दोगे, सिर्फ डेफिनेशन। अब एक पेज में क्या ही लिख लोगे, सिर्फ डेफिनेशन, और वो उसके क्या फायदे हैं क्या घाटे हैं, है ना। बस इतना सा। कैसे, मेन इंपॉर्टेंट होता है कि क्या डेफिनेशन है और कैसे करता है, बस एक पेज में इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो उसमें एक में डी, एक में आपका एडी हो गया, एक में पीडी हो गया, एक में एसीबीटी हो गया, एक में परकशन हो गया, एक में वाइब्रेशन हो गया, फिर एक और आएंगे मैकेनिकल एड्स भी आएंगे, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर, 2 4 चीजें और ऐड होंगी। तो आज जो हमारा गोल है वो फाइनली तीनों एक ही लाइन के आते हैं, जैसे परकशन, वाइब्रेशन एंड शेकिंग, ये एक ही टेक्निक के अंदर आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं। एक तरीके समझ आएगा। तो आज हम इन तीनों को कवर करेंगे। क्लियर। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये देखो लिखा परकशन, वाइब्रेशन, मैकेनिकल एड्स ऑफ कपिंग और हाइपर इन्फ्लेटेशन एंड सक्शन, इतना पार्ट बचा हुआ है। एडी पीडी एसीबीटी हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं सबसे पहले कि, अगर देखो पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा समझ लो। 2 मिनट लगेंगे कि अगर ईयरवे क्लियरेंस टेक्निक आता है तो किस तरीके से हमको पहले प्रेजेंटेशन बनानी रहेगी, है ना। उसके बाद हम सब पर एक एक पेज करेंगे, और डायरेक्टली अगर कोई आता है फिर तो आप पढ़ा ही रहे हैं हम उसको, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आज थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं ना। वही बेसिक डेफिनेशन है जो मैंने आपको एडी के समय पर भी अच्छे से समझाया था। एक बार इसको अलग से और देख लेते हैं, क्योंकि रिटर्न फॉर्म में आपको जरूरत रहेगी। तो ईयरवे क्लियरेंस टेक्निक आर डिफाइंड एज मैनुअल और मैकेनिकल प्रोसीजर। 2 वर्ड लिखे हुए हैं, जानते हैं मैकेनिकल टेक्निक, मैनुअल क्यों हाथों से, मैकेनिकल क्यों मशीन से। अब सर बोलोगे ऑटोजेनिक ड्रेनेज में तो कोई मैकेनिकल नहीं था, पोस्टल ड्रेनेज में भी कोई मैकेनिकल नहीं था, एसीबीटी में भी कोई मैकेनिकल नहीं था, अब मैकेनिकल कहाँ है। तो अब इसके बाद जो परकशन है, वाइब्रेशन है और शेकिंग है, ये मैनुअल भी होते हैं और ये मैकेनिकल भी होते हैं। उसके बाद हम और पढ़ेंगे, हाइपर इन्फ्लेटेशन पढ़ेंगे, कपिंग एड्स पढ़ेंगे, वो मैकेनिकल होते हैं। समझ रहे हो। तो दोनों रहते हैं, प्रोसियर डेट फैसिलिटी। क्या काम है सबका, एक ही काम है, मोबिलाइजेशन ऑफ सीक्रेशन फ्रॉम द ईयरवे, यानी जो लोअर आपके ईयरवे में सीक्रेशन है उनको ट्रेवल करके अपर ईयरवेज में लाना है, देन वी सक आउट। तो उन सीक्रेशन को हम सक आउट करके बाहर निकाल सकें। कौन कौन सी टेक्निक सर अभी हम समझ चुके हैं, देखो पोस्टल ड्रेनेज हम पढ़ चुके हैं सर, कफिंग टेक्निक, क्योंकि एडी और एसीबीटी कफिंग टेक्निक थी, ये ब्रीथिंग टेक्निक थी, बताया था।
ऑटोजेनिक ड्रेनेज और एसीबीटी कौन सी टेक्निक है? ब्रीथिंग टेक्निक। कफ करवाते थे उसमें, तो कफिंग टेक्निक में सर हम ये खत्म कर चुके हैं। आज हम परकशन समझेंगे, वाइब्रेशन समझेंगे। वाइब्रेशन के अंदर ही शेकिंग होता है, उसका ये टाइप समझ लो, टाइप नहीं समझ लो, थोड़ा सा है, उसको समझ लेंगे, इतना डीप में नहीं समझना, वो समझ लेंगे 2 मार्क्स में अगर शेकिंग की डेफिनेशन आती है तो क्या है। फिर उसके बाद वाले लेक्चर में मैनुअल हाइपर इन्फ्लेटेशन और एयरवे सक्शनिंग हम उसके बाद भी मिलेंगे। इतना इनको डीप में नहीं पढ़ना है ना। 2 मार्क्स में अगर आती है डेफिनेशन तो ठीक है, वरना अगर ये आएंगी तो फिर ओवरऑल में आएंगी, तो आपको इनके लिए थोड़ा थोड़ा मेंशन तो करना पड़ेगा। इंडिकेशन क्या है? सबके इंडिकेशन वही है। ऑटोजेनिक ड्रेनेज जब सब में पढ़ के आ रहे थे तो उसमें बदल जाएंगे क्या? वही ओवरऑल के इम्पेयर्ड म्यूकोसेलरी ट्रांसपोर्ट आपका इम्पेयर्ड करना है ना, जो खराब है उसको तो बढ़िया ठीक हो जाएगा। एक्सेसिव पल्मोनरी सिक्रेशन उनको बाहर निकालो। और आपके जो क्या क्या बोलते हैं, जो कफ रिफ्लेक्स है, डिप्रेस्ड आपका जो कफ रिफ्लेक्स है, या तो वो डिप्रेस हो गया या एब्सेंट हो गया, तो उसको उसकी वजह से क्या हो रहा है आप कफ बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। क्योंकि रिफ्लेक्स की वजह से तो आप कफ बाहर निकालते हो, कभी कुछ गले में जाता है, रिफ्लेक्स आता है तो कफ बाहर कर देते हो। अब जिनमें रिफ्लेक्स हो गया वो नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए फिर आपको टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। एयरवे क्लियरेंस टेक्निक शुड बी परफॉर्म्ड बिफोर और एटलीस्ट, ये बात हमने पहले भी करी थी, फिर याद रखना। जब पोस्चर ड्रेनेज में बच्चों को लेके भी हमेशा याद रखो, खाना खाने के 30 मिनट पहले या बाद में। ऐसा क्यों? कि मतलब ऐसा नहीं कि खाना खाया और सीधे स्टार्ट हो गए, कभी नहीं। क्योंकि आपकी पोस्चर ड्रेनेज ऑटो सब ऐसी पोजिशन होते हैं कि आप पूरा वॉमिटिंग कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जब भी आप किसी को करा रहे हो तो उससे जरूर पूछो उसका फीडिंग कितनी देर पहले हुआ। अगर फीडिंग नहीं हुआ तो करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फीडिंग हुआ तो फिर आपको 30 मिनट वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा है ना डाइजेशन के लिए। इनहेल्ड, और सबसे अच्छी चीज कि बहुत सारे ब्रोंकोडायलेटर्स आते हैं, नेबुलाइजर करा दो इनहेल्ड, है ना। तो उससे क्या होगा, जो स्प्यूटम एकदम टाइट है वो ड्रग्स दे देंगे तो थिन हो जाएंगे, प्लस ब्रोंकोडायलेटर हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी ये टेक्निक, के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा सिक्रेशंस को बाहर निकालना। वरना जो लोगों की तबीयत ज्यादा खराब है वार्ड में आईसीयू में, तो वो सिर्फ आपके उससे उनका काम नहीं चलेगा। ड्रग क्या करेंगे, उसको जो म्यूकस है, उसको जो इतना थिक है, टेंडिनियस स्टिकी है, उसको थिन कर देंगे, डायलेट कर देंगे। आप नेबुलाइजर देते हो कभी? देखा एक अपन बहुत कॉमन आप देते हो, बिग स्कीट है वो आते हैं, तो उनको ड्रॉप्स आते हैं, ड्रॉपलेट्स आते हैं, उसको उसमें उसको कट करके और नेबुलाइजर में डाल के और फिर उसको इनहेल करते हो। तो वो करते क्या है, वो कौन होते हैं? वो यही होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, प्लस आपके म्यूकस को थिन कर देते हैं। तो इजिली आपका आप क्या हो जाता है, एयरवे क्लियर हो जाता है और आप कफ करके बाहर निकाल देते हैं। तो वही सारे और भी बहुत सारे आते हैं। अगर आपको ये सब पढ़ना है कौन से क्या होते हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल आप जानते हो, उसकी फार्मा की प्लेलिस्ट में जाओ, ड्रग इन ब्रोंकियल अस्थमा ऐसा करके एक लेक्चर है, उसके अंदर मैंने सब समझाए हैं कि कौन कौन से ब्रोंकियोडायलेटर होते हैं, कौन कौन से जो म्यूकस को थिन करते हैं, स्टेरॉइड्स का क्या काम है, सब कुछ अगर आपको डीप में जानना है तो वो लेक्चर आज जाके सुनो। क्या? ड्रग इन ब्रोंकियल अस्थमा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक एक चीज कैसे क्या काम करती है। तो इनहेल्ड ब्रोंकियोडायलेटर मेडिकेशन गिवन बिफोर एयरवे क्लियरेंस फॉर बेटर रिजल्ट आएंगे। गोल क्या है हमारे सर? सबका वही काम है बार बार, कि आपके ईयरवे को क्लियर करना है, ऑप्टिमाइज करना है ना। आपका वेंटिलेशन परफ्यूजन मैचिंग बढ़ाना है। क्या होता है वेंटिलेशन परफ्यूजन मैचिंग? वीक्यू रेशियो, पहले भी बहुत बार बताया। वीक्यू रेशियो क्या होता है? देखो, हमेशा याद रखो, वीक्यू मतलब होता है वेंटिलेशन और क्यू मतलब होता है परफ्यूजन। क्या होता है ना, जब आपका ये लंग है, मैं बनाऊंगा तो कुछ और ही बनेगा इससे अच्छा ना, खोल लो। आप जानते हो कि जितनी भी जो हमारी ब्रोंकाई है वो सब होते हैं ईयरवेज, और यहाँ पर एंड में प्राइमरी ब्रोंका है, सेकेंडरी ब्रोंका है, टर्शरी ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स, देन ब्रोंक्यूल्स फाइनली अटैच टू एल्वुलाई। एल्वुलाई को बोलते हैं एयर सैक। जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो एट अ लेवल ऑफ एल्वुलाई होता है, ना कि ब्रोंक्यूल्स के लेवल पर। ठीक है, ना कि हमारे कहाँ होता है, ब्रोंक्यूल्स के लेवल पर ये आपको देखने को मिलता है। तो आपको ये दिख रहा है, देखो इस इमेज में देखो, ये हमको एल्वुलाई दिख रही है, ये एयर सैक होता है, ये गैसेस एक्सचेंज कराता है। एयरवे कभी गैसेस एक्सचेंज नहीं कराता, वो तो पाथवे है, एयरवेज है ना, आपकी ब्रोंकाइज है। तो क्या होता है कि 2 जगह पर होती है कभी भी आपकी गैसियस, आप 2 जगह से आपका डिफिकल्टी आ सकती है। पहला, या तो वेंटिलेशन में प्रॉब्लम हो, मतलब आप सांस ले ही नहीं पा रहे हो, आप ऑक्सीजन अंदर ले ही नहीं पा रहे हो, आप CO2 छोड़ ही नहीं पा रहे हो, तो पहली प्रॉब्लम तो ब्रीथिंग में ये आएगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि सर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तो बहुत अच्छी है, मैं तो पूरा ऑक्सीजन अंदर ले पा रहा हूँ, सब कुछ कर पा रहा हूँ, लेकिन एट अ लेवल ऑफ एल्वुलाई,
एल्वेलाई का काम क्या होता है, यहां से ऑक्सीजन को ब्लड में निकालना, ब्लड से CO2 को किस में डालना, गैस में डालना, जिससे फिर वो वापस CO2 बाहर जाए। जो यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है उसको ब्लड में डालो और ब्लड से CO2 लेके बाहर निकालो, इसको बोलते हैं परफ्यूजन। यानी जो ब्लड के साथ है वो गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वेलाई के लेवल पर, उसे परफ्यूजन कहते हैं। और जो एयर आ रही जा रही है उसे वेंटिलेशन कहते हैं। यानी दोनों ठीक होगा तब जाकर आप प्रॉपर ब्रीथिंग कर पाओगे। अगर एक भी डिस्टर्ब हो गया तो आपकी ब्रीथिंग बिगड़ जाएगी। इसी को बोलते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। अगर ये रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, फिट होना चाहिए। अगर इसमें एक भी चीज, अगर वेंटिलेशन या परफ्यूजन कुछ भी डिस्टर्ब हुआ और ये रेशियो बिगड़ा तो आपकी ब्रीथिंग बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो हमारा यही काम है, इससे हम वेंटिलेशन परफ्यूजन मैचिंग को इंक्रीज करें जिससे अच्छे रिजल्ट्स मिले। प्लस प्रमोट एल्वेलियर एक्सपांशन एंड वेंटिलेशन। इससे क्या हो रहा है कि सब ब्रीथिंग टेक्निक्स थी, आप एयरवे अंदर डाल रहे थे, 2-3 सेकंड तक होल्ड कर रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, एल्वेलाई के अंदर एयर भर रही थी, तो एल्वेलाई उसे एक्सपांड कर रही थी। तो जो कोविड में आप देख रहे थे, जो कोविड में या कोई भी डिसीज में जो लंग्स का पार्ट क्या हो रहा था, जहां पर एयर नहीं पहुंच पा रही थी और अफेक्ट हो रहा था और पर्टिकुलर वीक हो रहा था, तो हम 2-3 सेकंड का स्टॉपेज क्यों दे रहे थे आईसीबीटी में, कि एयर पहुंचे, इससे एल्वेलाई एक्सपेंड करें तो वहां पर एयर पहुंचे। तो प्रमोट एल्वेलर एक्सपेंशन एंड वेंटिलेशन। और फाइनली इंक्रीज गैसियस एक्सचेंज। कहाँ कहाँ आप इनको दे सकते हो, पूरा सिलेबस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा आपका कोई भी पूरा सिलेबस। प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, बहुत समय से नहीं चल रहा, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, सारे सीओपीडी, ब्रोंकियोटेसिस, अस्थमा, फिर अपने क्या बोलते हैं एम्फाइजेमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, कोविड, एआरडीएस, मुझे अब नाम पढ़ूं मजा नहीं आएगा ना, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लंग एब्सेस, एब्स्ट्रोसिस, पूरा सिलेबस है, सब पढ़ा चुका हूँ। अस्थमा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सारे हार्ट की डिसीज, कोरोनरी आर्टरी फेलियर, कार्डियोमायोपैथी, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, गुलियन बर्ग सिंड्रोम ना, पूरा आपका न्यूरो, कोई भी डिसीज हो बॉडी की, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो कंप्रेस होना ही होना है, सप्रेस होना ही होना है। तो आपका काम है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, है ना, है ना, मल्टी क्या बोलते हैं आपकी डिस्ट्रॉफी हो, ठीक है, पार्किंसम हो, कोई भी हो जो आपको नाम याद आ रहा हो, जिसमें आपको क्या हो रहा, बॉडी वीकनेस हो रही है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा, तो वहां पर तो आपको ये देना पड़ेगा, तो कोई ऐसा नहीं है। फाइनली परकशन की तरफ चलते हैं, क्या होता है परकशन, ठीक है ना, इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है परकशन की, अगर मैं आपको डेफिनेशन बोलूं, अगर मैं सिंपल लाइन में डेफिनेशन लिखूं तो क्या बोलेंगे, यूज रैपिड एंड रिपीटेटिव प्रेशर, रिपीटेटिव प्रेशर कंबाइंड विद वाइब्रेशन थेरेपी। यानी अब आपको समझ तो आ रहा है कि सर आप वाइब्रेशन आगे पढ़ाओगे, यानी वाइब्रेशन तो परकशन में भी होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर वाइब्रेशन तो परकशन में भी होता है, फिर परकशन अलग से क्यों, क्यों हम वाइब्रेशन से काम नहीं चला पाते। ये मैं डिफरेंस क्लियर करूंगा जब मैं आपको वाइब्रेशन भी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे अच्छी चीज मैं आपको ना एक, चलो पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर अभी दिखाता हूँ। तो चेस्ट परकशन एम्ड एट, क्या सबका काम तो वही है, देखो डेफिनेशन वही रहेगी, एम टू लूजनिंग रिटेंड सीक्रेशन, कैन बी परफॉर्म्ड मैनुअली और विद अ मैकेनिकल डिवाइस। मैनुअली कैसे करते हैं मैं वो भी सिखाऊंगा, मैकेनिकली कैसे करते हैं मैं वो भी बताऊंगा। क्या परकशन टेक्निक सिर्फ चेस्ट में यूज होती है, आप लोग उसको बहुत कॉमन यूज करते हो परकशन को, परकशन थेरेपी को आप बहुत यूज करते हो। देखो जो हैंड से होती है मैं वो बताऊंगा, ये हैंड से होती है, मैकेनिकल क्या रहते हैं, एक सेकेंड, मैकेनिकल परकशन, जस्ट अ सेकेंड, परकशन और फिजियोथेरेपी से डाल रहा हूँ क्योंकि परकशन का मतलब होता है कोई भी खाली जगह में साउंड को प्रोड्यूस करना। अगर सिर्फ मैं आपको देखो, इससे आप परकशन बहुत अच्छे से समझ पाओगे, पर मैं सिर्फ परकशन डालूंगा ना तो देखो क्या चीज ओपन होगी, ये सब परकशन प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, परकशन की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी खाली जगह, होलो जगह। परकशन इज अ मेथड ऑफ टैपिंग बॉडी पार्ट्स विद फिंगर, ये तो पीटी वाला है। लेकिन अगर परकशन का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी जगह
जहां पर क्या हो रहा है, स्पेस खाली होता है, जब उसके अंदर आप टैप करते हो तो एक तरीके से आवाज प्रोड्यूस होती है, यानी एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। और उसी को ये ड्रम्स और ये जो आप जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सुनते हो कैसे कैसे बज रहे हैं। आपने क्या करा, अंदर पूरा स्पेस क्या है, होलो है। आपने जैसे ही यहाँ मारा, आपने एक मारा तो उससे क्या हुआ, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड हुआ। और वाइब्रेशन अंदर गया, वही वाइब्रेशन क्या करेगा, उसी की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और उसी को आपको वही सुनाई देता है। तो वही वाइब्रेटिव फ्रीक्वेंसी पर ही हम अपना परकशन टेक्निक को चलाते हैं। ऐसा नहीं है कोई परकशन टेक्निक अलग चल रही है, ये टेक्निक है। अब यूज इसको पीटी में कैसे करते हैं हमें उसको समझना है। ठीक है, पहले मैंने मैनुअली और मैकेनिकली बता दिए, कैसे करते हैं वो आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, केयर मस्ट बी गिवन ड्यूरिंग परकशन टू अप्लाई द डिवाइस ऑफ द अफेक्टेड लंग सेगमेंट इंडिविजुअली। क्या कहना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है, ये थोड़ी सी खतरनाक होती है। जब मैं अभी आपको करूंगा ना तो आपको बताऊंगा कि थोड़ी सी डेंजर होती है, तो बहुत सोच समझ के हमें करना पड़ता है, प्रिकॉशन ध्यान रखने पड़ते हैं। ये वरना आपका पता चला लंग का पार्ट कोई अफेक्टेड था और आपने कर दिया तो वो और अफेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं आईसीयू में। हम न्यूरो के आईसीयू में जाते हैं। अब किसी को न्यूरो का हुआ, चेस्ट पीटी लगानी है, परकशन करना है, आपने बोला कर दो। पता चला था वो कोई केस था आरटीए का, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, उसका ठीक है, चेस्ट एक्सरे करवाया, रिब नॉर्मल थी, सब कुछ थी, मगर उसको सुपरफिशियल लेवल पर इंजरीज थी। आपने और उसको करके और उसको पेन क्रिएट कर दिया और प्रमोट कर दिया। इवन आपने एक्सरे ही नहीं देखा, उसको रिब फ्रैक्चर था, आप गए, आपने कि हमारा काम है, हमने फटाफट प्रकशन करा, हमने रिब कोई और तोड़ के अंदर उसको क्या कर दिया, स्टोब इन चेस्ट कर दिया, उसको अंदर ही घुसेड़ दिया हमने लंग्स में, हमारी वजह से ही मर जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है परकशन। अभी आप मैं बताऊंगा मैकेनिकल परकशन और मैनुअल परकशन कितना खतरनाक होता है। और यही एक आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा। जो मैंने कहा था ना कि परकशन और वाइब्रेशन में कौन डिफरेंस क्रिएट करेगा, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि वाइब्रेशन वहां दिया जाता है जहां पर आपको लगता है कि जो इल पेशेंट है, जहां पर परकशन काम नहीं करेगा। तो आपसे कोई पूछे ना कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, परकशन के वाइब्रेशन, तो परकशन। अभी समझाऊंगा कैसे, मगर दिक्कत क्या है कि हम दे क्यों नहीं सकते उसे, वो भी बताऊंगा। एक एक चीजें क्लियर करते चलूंगा, टेंशन मत लेना। केयर मस्ट बी गिवन, ये वाला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है। अब समझते हैं मैनुअल परकशन दिया कैसे जाता है। पहले मैनुअल, तो मैनुअल परकशन कंसिस्ट ऑफ अ रिदमिकल क्लैपिंग विद अ कर्व्ड हैंड ओवर द अफेक्टेड लंग सेगमेंट। यानी सर ये तो हमें चीज समझ आ रही है, ओवर अफेक्टेड लंग सेगमेंट तो दिया ही जाएगा, आपको मैं पढ़ा चुका हूं ना। कौन सा पोस्टल ड्रेनेज बताया था, वहां पर मैंने आपको बताया था अपर, है ना, राइट में 3 लोब, अपर लोअर मिडिल, लेफ्ट में आपके कितने लोग थे, 2 लोग थे। सबके मैंने आपको सेगमेंट्स क्लियर करवाए थे, है ना। तो इसलिए वो इसलिए क्लियर करवाए थे कि आपको पहले हर सेगमेंट में फील करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था राइट के अपर लोब में अपाइकल एंटीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट होता था, मिडिल में लेटरल और मीडियल, लोअर में अपाइकल, मीडियल बेसल, लेटरल बेसल और एंटीरियर बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। लेफ्ट वाले में अपर में अपाइकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। अब ये मैं तुम्हें जल्दी बोल रहा हूँ, सब पढ़ा चुका हूँ। लोअर में पूरे वही 5, अपाइकल, मीडियल वेसल, लेटरल वेसल, एंटीरियर वेसल और पोस्टर वेसल। उसमें लिंग्यूला था, जबकि हम उसे काउंट अपर में करते थे, लेकिन ऐसा उससे हम क्या मानते थे, मिडिल लोब ऑफ लेफ्ट लंग, उसमें आपका सुपीरियर और इंफीरियर आता था। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से। तो वो ही आपको पहले सुनना पड़ेगा, स्टेथोस्कोप लगा के सीक्रेशंस कहाँ के करने, ये नहीं पूरे लंग में लगे हुए हो, समझो ना। अगर ऐसे तो सब कर लेंगे, लेकिन आपने जब तक स्टेथोस्कोप से लगा के देखा कि हाँ कहाँ पर मुझे रोंकाएं आ रही हैं, कहाँ पर साउंड आ रहे हैं मुझे, फिर पर्टिकुलर उसी जगह पे, तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ऐसा रेस्पिरेटरी केस में। लेकिन अगर कोई ऐसे केस में कि न्यूरो का केस था, यहाँ पर उसके लंग्स अफेक्टेड नहीं थे, लेकिन लंग्स इसलिए वीक पड़ रहे हैं क्योंकि उसकी बॉडी वीक हो रही है, उसकी बॉडी काम नहीं कर रही है ना, पेशेंट का ना, पेशेंट इस कंडीशन में नहीं, तो वहां पर आपको पूरे लंग्स में देना पड़ेगा, क्योंकि वहां ओवरऑल लंग अफेक्ट होगा। तो डिपेंड है ना, कंडीशन ऑन कंडीशन। ये देखो, करेक्ट हैंड पोजीशन फॉर चेस्ट परकशन क्या करना होता है, हमें किस तरीके से देना है। ये दिख रहा है ना, ये दिखा रहा है, इसका क्या है, सारे फिंगर्स फ्लेक्स्ड, थंब अडक्टेड। इस तरीके से आपने एक कप बनाया, क्यों बनाया, दिमाग में आ रहा है ये कप क्यों बनाया। अभी सर आपने बताया था कि परकशन में आपको गैप क्या चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है, ये गैप चाहिए होता है, वरना ये गैप नहीं होगा, ये एयर नहीं होगी, तो क्या प्रोड्यूस्ड होगा वाइब्रेशन, जो हम परकशन चाहते हैं वो प्रोड्यूस्ड होगा नहीं। तो आपको गैप बनाना पड़ेगा। तो ये जो कप का शेप, अब देखो वाइब्रेशन जो हमेशा दिया जाता है वो फ्लैट हैंड से दिया जाता है, इस तरीके से, अभी बताऊंगा कैसे। लेकिन परकशन कैसे दिया जाएगा, इस तरीके से।
कैसे देख रहा है, इस तरीके से ये गैप बनाना पड़ेगा। ये गैप क्यों बनाते, क्योंकि ये परकशन की प्रॉपर्टी है। बिना प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, एयर जो आपको, ये एयर नहीं हो, वैक्यूम बोल रहा हूँ सॉरी, ये एयर नहीं होगी तो इसमें जो आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस करोगे, मैकेनिकल वाइब्रेशन, देखो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस करोगे वो कहाँ ऑसिलेट होंगे, तो जगह चाहिए ना। जब म्यूजिक बजाते हो तो उसमें गैप क्रिएट, वही तो मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑसिलेट करते हैं और आपको प्रोड्यूस होता है साउंड। तो वही आपको करना, आपको मैकेनिकल वाइब्रेशंस बनाने हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो वाइब्रेशन बनाए, तो वाइब्रेशन में दे सकते थे, ये मैकेनिकल। डाउट? क्या डाउट? क्योंकि इसमें जो डेफिनेशन है, मैंने आपकी डेफिनेशन बताई थी, इसमें क्या होता है, रिपीटेटिव प्रेशर कंबाइंड विद वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशन, उसमें सिर्फ वाइब्रेशन होगा, इसमें आपका प्रेशर भी क्रिएट कर दिया। वाइब्रेशन देखो हमेशा याद रखो, वाइब्रेशन कैसी दी जाती है, वाइब्रेशन देखा है इस तरीके से, किसी भी चीज पे इस तरीके से। परकशन आगे पीछे होता है, हमेशा याद रखना, परकशन आगे पीछे होता है, वाइब्रेशन इस तरीके से होता है। तो ये जब आगे पीछे करते हो ना, तो ये एक तरीके से प्रेशर और क्रिएट करता है, जिस जगह से क्या होता है, पर्टिकुलर उस जगह के मूवमेंट्स या फिर कहीं भी वो सब क्या हो जाते हैं, जो सीक्रेशंस है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा पोजीशन है। किस तरीके से करते हैं पहले इसको समझो। तो क्या लिखा है, मैनुअल परकशन कंसिस्ट ऑफ अ रिदमिकल क्लैपिंग विद अ कर्व्ड हैंड ओवर द अफेक्टेड लग सेगमेंट। एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन ईच कर्व हैंड एंड द पेशेंट चेस्ट विच ईच क्लैप। ये जो पेशेंट का चेस्ट है और आपके हैंड है, इसमें ईयर बननी चाहिए। ठीक है, आ होलो थंपिंग साउंड, जब आप बजाओगे तो एक थंपिंग साउंड आनी चाहिए। अगर साउंड नहीं आ रही, इसका मतलब आपने परकशन गलत कर रहे हो, क्योंकि साउंड इंपॉर्टेंट है। अभी बताया वो परकशन, उसमें साउंड आए, क्यों आना ही चाहिए। ठीक है, साउंड आ रहा है, इस तरीके से रखना है। बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये जो दे रहे हैं हमेशा याद रखो। देखो कहीं वीडियोस में जाओगे, कहीं कुछ देखोगे ना, तो ऐसा रहता है, जब आप भी दोगे ना तो आपकी रिस्ट उठ जाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या हो, देखो a hollow thumping sound should be produced soft plastic जो परकशन कप्स भी आते हैं वो भी बताऊंगा। इसमें एक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है ना, कि आपकी एल्बो और रिस्ट उठनी नहीं चाहिए। जैसे एक जगह मैंने ये लगा दी, मेरे चेस्ट पे दिख रहा है, ये लगा दी, ठीक है ना। अब मेरी रिस्ट उठेगी नहीं, जो भी मूवमेंट होगा ऐसे रिस्ट अपनी जगह पे। लेकिन कहीं वीडियोस में देखोगे तो वो क्या करेंगे, रिस्ट ऐसे ऐसे करेंगे, वो गलत है। ठीक है ना, गलत है। अकॉर्डिंग आप जब आप भी कुछ टाइम बाद कराने लग जाओगे ना, कराओगे तो आप भी जल्दी जल्दी में आपको भी नहीं समझ आएगा। आप भी इस तरीके से नहीं करोगे, आप भी इस तरीके से करने लग जाओगे, इस तरीके से रिस्ट उठा के, एल्बो वहीं रखी रहेगी लेकिन रिस्ट उठाने लग जाओगे ऐसे। ये थ्योरेटिकली गलत है। ठीक है ना, होगा काम वही लेकिन रिजल्ट उससे अच्छे नहीं आएंगे। अगर आपसे कोई आइडियली पूछ रहा है और आप प्रैक्टिकल में गए और आपने रिस्ट उठा दी, तो वहीं पर आपको खड़े करके कर रहे हो, निकलो बाहर। ठीक है ना, याद रखना, रिस्ट नहीं उठनी चाहिए। देखो ये रिस्ट, अभी मैं एक वीडियोस दिखा दूंगा तो उसमें देखो आपको दिखाएंगे रिस्ट उठी हुई, जबकि मैं थ्योरेटिकल में आपको भी पढ़वा दूंगा कि रिस्ट फिक्स होनी चाहिए। ठीक है ना, देखो अब फिर समझ लो, लास्ट बार समझा रहा हूँ। कब बनाया मैंने थंब अडक्टेड फ्लेक्सर, इस स्थिति से कब दिखे, ये मैंने चेस्ट के अफेक्टेड पार्ट पे रखा। मैं कहाँ रख रहा हूँ, मैं अपनी लेफ्ट के अपर लोब पे रख रहा हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मेरा लेफ्ट का अपर लोब अफेक्टेड है, वहां मैंने रखा। दोनों हैंड को अलग अलग, फिर सिर्फ जो भी मूवमेंट होगा रिस्ट पर होगा, है ना। किस तरीके, ठीक है, इस तरीके से ये मूवमेंट होगा। अब इससे पहले ना मैं आपको बता देता हूँ। ड्यूरिंग मैनुअल परकशन, जो आप मैनुअल, ये अभी मैनुअल परकशन है, ठीक है ना। द हैंड इज कब्ड विद द फिंगर एंड थंब अडप्टेड, सब कुछ इस तरीके से कब। अब ये दिखा दिया ना मैंने ना, बार बार नहीं ना, ये शेप दिखी है। ठीक है, द हैंड्स आर क्लैप्ड ओवर द थोरैक्स व्हाइल द रिस्ट एल्बो रिमेन्स रिलैक्स्ड। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एल्बो और रिस्ट रिलैक्स होने चाहिए, वो उठने नहीं चाहिए। परकशन इज परफॉर्म ड्यूरिंग, अब ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ऑलवेज याद रखना। परकशन आपका, ये पूछते भी हैं, दोनों फेज में दिया जाता है, इंस्पिरेटरी भी और एक्सपायरेटरी भी। जब पेशेंट सांस ले रहा है तब भी दे दो, और सांस छोड़ रहा है तब भी दे दो। क्यों, क्योंकि ये वहां को अनस्टिक करता है, ना कि ट्रेवल करके ऊपर पहुंचता। परकशन जनरली अनस्टिक करता है, तो आप दोनों फेज में दे देते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी सिर्फ वाइब्रेशन और शेकिंग है,
वो दोनों फेज में नहीं होगी, वो बताऊंगा किस फेज में होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं प्रैक्टिकल में, करवाएंगे तो आपसे रिस्ट का देखेंगे, प्लस ये पूछेंगे किस फेज में दिया, तो आपको बोलना पड़ेगा कि इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी किसी भी फेज में दे सकते हो, परकशन है। अप्रॉक्स 100 to 480 टाइम्स पर मिनट स्पीड, सोच रहे हो मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत स्लो है, 1 मिनट में 100, यानी लगभग 1 सेकंड में आपकी 2 क्लैप तो होनी चाहिए, और ये मिनिमल है। चाहो तो 1 सेकंड में 4 क्लैप भी कर सकते हो, 480 टाइम्स भी है, मैं कितना भी कर लूं तभी फिर 1 सेकंड में 3 क्लैप से ज्यादा नहीं हो पाएंगे, बहुत प्रैक्टिस और बहुत वो चाहिए होता है। वरना क्या होता है, कुछ टाइम बाद आप ऐसे करोगे ना तो आपका हाथ फ्लैट हो जाएगा, आप ऐसे ऐसे करने लग जाओगे, उसको भी लगेगी आपको, तो मेथड बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 400 to 400 टाइम्स पर मिनट, द अमाउंट ऑफ फोर्स नीड टू बी एक्सेसिव, ना बहुत ज्यादा होना चाहिए, एंड शुड बी एडजस्टेड टू प्रमोट पेशेंट कंफर्ट, ना बहुत कम होना चाहिए, पेशेंट को जितना कंफर्टेबल है उतना आपको होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो आप क्लैपिंग कर रहे हो, ये कोई किसी भी बोनी प्रोमिनेंस पे मत कर देना, पता चल रहा है उसका बोनी प्रोमिनेंस और आप लगे हो, याद रखना बोनी प्रोमिनेंस पे नहीं करते।